आप सभी को नमस्कार। मैं ब्रजेश सिंह आपका अपने चैनल विद्यारंभ में पुनः स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के केस में सेंडिंग इन वोल्टेज और रिसीविंग इन वोल्टेज में रिलेशन इस्टेब्लिश किया था। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में हम जो ट्रांसमिशन लाइन के पैरामीटर हैं उसको हम लंप कर सकते हैं, एक ही जगह पर एज्यूम कर सकते हैं। ये आपका सेंडिंग इन वोल्टेज है, यहाँ पर सेंडिंग इन करंट है, और यहाँ पर लोड वोल्टेज या रिसीविंग इन वोल्टेज और रिसीविंग इन करंट। तो आपने जैसा देखा था पिछले वीडियो में IS यहाँ पर IR के इक्वल है, और VS और VR में हमने रिलेशन फाइंड आउट किया था विद द हेल्प ऑफ फेजर डायग्राम। सो दैट्स वाज VS इक्वल टू VR प्लस IR और IS इंटू R cos phi प्लस IR into X sin phi, where phi is the power factor angle of the load, whatever the load is here। हमने लैगिंग लोड सपोज किया था, यहाँ अगर लीडिंग लोड हो जाएगा तो phi को नेगेटिव कर लेंगे तो यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा। तो अगर हम देखें कि सेंडिंग इन वोल्टेज और रिसीविंग इन वोल्टेज में बेसिकली डिफरेंस किस वजह से क्रिएट होता है, तो VR को अगर हम इस साइड ले आएँ तो VS माइनस VR इज़ IR इंटू R cos phi प्लस X sin phi। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि VS और VR में इस फैक्टर की वजह से, इन पैरामीटर्स की वजह से डिफरेंस क्रिएट होता है। यहाँ पर R और X इस ट्रांसमिशन लाइन के रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस हैं। तो इन्हीं की वजह से बेसिकली में ट्रांसमिशन लाइन में सेंडिंग इन वोल्टेज और रिसीविंग इन वोल्टेज या सोर्स वोल्टेज और लोड वोल्टेज में डिफरेंस क्रिएट होता है। अगर हम इसको परसेंटेज में या फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम इसको फुल लोड वोल्टेज के रेस्पेक्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज़ IR इंटू R cos phi प्लस X sin phi अपॉन VR। अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दैट विल बिकम द परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन, दैट इज़ टर्म्ड एज ए वोल्टेज रेगुलेशन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ए फुल लोड वोल्टेज। तो फुल लोड वोल्टेज के रिस्पेक्ट में हम ये कैलकुलेट करेंगे कि जो ये डिफरेंस है वो कितना परसेंट है, कितना परसेंट डिफरेंस हो रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ द फुल लोड वोल्टेज और द रिसीविंग इन वोल्टेज। तो इसी को हम वोल्टेज रेगुलेशन कह रहे हैं कि जो सेंडिंग इन वोल्टेज से रिसीविंग इन वोल्टेज में कितना चेंज आ रहा है वो रिसीविंग इन वोल्टेज या लोड वोल्टेज के रिस्पेक्ट में कितना परसेंट है, इसी को हम कहेंगे वोल्टेज रेगुलेशन। तो इस वोल्टेज रेगुलेशन को हम थोड़ा सा और एनालाइज कर सकते हैं कि कब ये वोल्टेज रेगुलेशन जीरो होगा, कब नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव होने का मतलब है कि रिसीविंग इन वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा और सेंडिंग इन वोल्टेज कम हो जाएगा। जीरो होने का मतलब है कि दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ये हम कंडीशन फाइंड आउट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ R, X एंड phi कि ये कौन सी कंडीशन ऐसी होगी जहाँ पर ये डिफरेंस कम से कम होगा या किस तरीके से ये डिफरेंस वेरी करेगा। तो इसको एनालाइज करने के लिए हम जैसे यहाँ पर हमने phi है, ये लैगिंग पावर फैक्टर हमने लिया था। अगर हम यही लीडिंग पावर फैक्टर ले लेते हैं तो phi जो है वो रिप्लेस हो जाएगा माइनस phi से। तो अगर हम माइनस phi रखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, IR इंटू R cos माइनस phi रखेंगे तो cos माइनस phi cos phi हो जाएगा। साइन phi की जगह माइनस phi रखेंगे तो यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, माइनस X sin phi हो जाएगा अपॉन VR। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब यहाँ माइनस साइन आ गया तब ये पॉसिबिलिटी है कि ये वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो सकता है, जीरो। जब तक यहाँ प्लस साइन था जीरो हो ही नहीं सकता था, लेकिन जब यहाँ माइनस साइन आया है तब ये वोल्टेज रेगुलेशन जीरो हो सकता है। इसका मतलब है एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूज़न निकल रहा है कि वोल्टेज रेगुलेशन जो है या वोल्टेज डिफरेंस जीरो पॉसिबल है केवल लीडिंग पावर फैक्टर के केस में। विल बी जीरो इन लीडिंग पावर फैक्टर। लीडिंग पावर फैक्टर के केस में ही वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है, लैगिंग में नहीं हो सकता। तो और जो है ये वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव हो सकता है अगर ये फैक्टर ये पार्ट जो है
इससे ज़्यादा हो जाए। इसका मतलब है कि r cos phi, it implies that r cos phi if somehow become less than x sin phi, then this voltage regulation will become नेगेटिव। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो वोल्टेज हमको ज़्यादा मिलने लगेगा, यहाँ कम। तो इसका मतलब है इसको थोड़ा और हम मॉडिफाई कर सकते हैं कि इसको हम कर लेते हैं साइन फाई अपॉन कॉस फाई शुड बी लेस देन r अपॉन x, शुड बी ग्रेटर देन r बाई x। तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं tan फाई, ये tan फाई हो गया। अब tan फाई r बाई x क्या है? अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू देखें, केवल ट्रांसमिशन लाइन इम्पीडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो इसका अगर हम इम्पीडेंस ट्रायंगल ड्रॉ करें तो ये r हो जाएगा और ये x हो गया और ये z हो गया। तो ये इम्पीडेंस ट्रायंगल हो जाता है ट्रांसमिशन लाइन का। तो इसका एंगल मान लेते हैं थीटा है। तो यहाँ पर tan थीटा हो जाएगा x बाई आर और कॉट थीटा हो जाएगा r बाई एक्स। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको, दैट इज़ कॉट थीटा। इसका मतलब ये है कि फाई शुड बी ग्रेटर देन पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो पाई, अगर फाई यानी पावर फैक्टर एंगल, ये पावर फैक्टर एंगल अगर आपका इस लोड का पावर फैक्टर एंगल पाई माइनस थीटा से ज़्यादा हो जाता है या उसके इक्वल हो जाता है, तब ये वोल्टेज रेगुलेशन आपको नेगेटिव मिलना शुरू हो जाएगा, यानी रिसीविंग वोल्टेज सेंडिंग इन वोल्टेज से ज़्यादा मिलना शुरू हो जाएगा। अगर ये इसके इक्वल हो जाता है, अगर इक्वल हो जाता है फाई इक्वल पाई बाई 2 माइनस थीटा, तब ये आपको वोल्टेज रेगुलेशन 0 मिल जाएगा। इसका मतलब है कि ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, यानी यहाँ पर ये दोनों यहाँ पर इक्वल का अगर साइन लगा देते हैं तो इक्वल हो जाता है। तो इसका मतलब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। फाई यानी लोड पावर फैक्टर एंगल पाई बाई 2 माइनस थीटा हो जाता है, तो आपको वोल्टेज रेगुलेशन 0 मिल जाएगा। अगर इससे ज़्यादा होने लगता है तो फिर वोल्टेज रेगुलेशन आपको नेगेटिव मिलने लगेगा। इस इक्वेशन को या इस कंडीशन को हम फेजर डायग्राम से और क्लियर वे में समझ सकते हैं। तो इस जीरो वोल्टेज रेगुलेशन को क्लियर करने के लिए हमने यहाँ पे फेजर डायग्राम ड्रॉ किया है। तो फेजर डायग्राम ड्रॉ करने में बी आर को हमने रेफरेंस ले लिया है, रिसीविंग इन वोल्टेज को, यानी यहाँ के वोल्टेज को रेफरेंस ले लिया है। अब क्योंकि जीरो वोल्टेज रेगुलेशन लीडिंग करंट पर ही पॉसिबल है, तो आई आर यहाँ इससे फाई आर एंगल लीड कर रही है, जैसा आपको यहाँ पर दिखाया गया है। आई आर यहाँ पे फाई आर एंगल लीड कर रही है। और अब इसी आई आर के सेम फेज़ में ये ड्रॉप होगा आई आर इंटू आर। आई आर इंटू आर ड्रॉप जो होगा ये आई आर के सेम फेज़ में होगा। तो यहाँ हमने इसको पैरेलल यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, आई आर इंटू आर ड्रॉप। और इससे 90 डिग्री पर लीडिंग आई आर इंटू एक्स ड्रॉप होगा। ये जो एक्स है इंडक्टेंस है, इस केस में करंट से वोल्टेज लीड कर देता है, तो करंट की एक्सेस ये हो गई या ये एक्सेस हो गई। इससे 90 डिग्री पर, ये यहाँ पर इससे 90 डिग्री पर आई आर इंटू एक्स लीडिंग हो गया। और इन दोनों का सम आई आर इंटू आर और आई इंटू एक्स का सम, फेजर सम आई आर इंटू जेड हो गया। आई आर इंटू जेड ये आपको दिखाया गया, ये आई आर इंटू जेड हो गया। और वी आर और आई आर इंटू जेड का, इन दोनों का फेजर सम वी एस हो गया। तो वी एस आप यहाँ सर्किट से भी देख सकते हैं, वी एस इज़ द फेजर सम ऑफ वी आर एंड आई आर इंटू जेड। अब यहाँ पर इसको फाई आर को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर ये देखिए, अगर हम जीरो वोल्टेज रेगुलेशन सपोज कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये वी आर वी एस के इक्वल होगा। तभी पॉसिबल है जब वी आर वी एस के इक्वल हो, तभी ये वोल्टेज रेगुलेशन क्या आएगा, 0 आएगा। तो इन दोनों को अगर हम 0 सपोज कर रहे हैं, तो ये दोनों साइड क्या हो जाएंगी, इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, जिसमें ये वी आर हो गया, ये आई आर इंटू जेड हो गया, ये वी एस हो गया। तो ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी, ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी। तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा जिसमें कि ये दोनों साइड इक्वल हैं। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की, तो वी आर और वी एस इक्वल हैं
और ये तीसरी साइड हो गई आई आर इंटू जेड। अब ये देखिए यहाँ पर जो ट्रायंगल हमने आपको सिखाया था, इस ट्रायंगल ये ट्रांसमिशन लाइन का रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस के बीच का एंगल है, तो यहाँ पर ये थीटा हो गया। ये पावर ट्रांसमिशन लाइन का इम्पीडेंस ट्रायंगल है ये, और ये एंगल हो गया थीटा आर और जेड के बीच में ट्रांसमिशन लाइन के। ये फाई आर है। क्यों फाई आर है? क्योंकि आपने देखा कि वी आर हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर है और उससे आई आर लीडिंग है, तो ये एंगल फाई आर है, पावर फैक्टर एंगल है लोड का। तो वैसे ही यहाँ पर ये आई आर इंटू आर आई आर के सेम फेज में है, तो ये एंगल फाई आर हो गया। ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल आपको मालूम ही है कि ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा माइनस फाई आर। ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा माइनस फाई आर। अब अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर इस पे डालें, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम इस पे परपेंडिकुलर यहाँ से डालेंगे तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। तो ये पार्ट हो जाएगा आई आर बाई जेड, आई आर जेड बाई 2, और ये भी हो जाएगा आई आर जेड बाई 2। तो अगर हम इस ट्रायंगल को, इस एंगल को निकालें या इस 90 डिग्री इस राइट एंगल ट्रायंगल को ले लें, तो यहाँ पे हमें ये मान लेते हैं कि ये ए है, ये ओ है, ये डी है, तो एंगल ए ओ डी जो होगा ये होगा 180 माइनस, ये 90 डिग्री है, हमको पहले से मालूम है कि राइट एंगल ट्रायंगल है तो ऊपर का 90 डिग्री है, और ये है 180 माइनस थीटा माइनस फाई आर, ये है 180 माइनस फाई आर माइनस थीटा। सो ये वाला एंगल हो जाएगा 180 माइनस दिस, तो 180 माइनस सम ऑफ दिस टू ट्रायंगल 90 डिग्री प्लस 180 माइनस थीटा माइनस फाई आर। सो ये अब इसमें से ये हो जाएगा 180 माइनस 90, इसको ओपन कर दें तो ये माइनस 180, ये प्लस थीटा प्लस फाई आर हो जाएगा। 180 से 180 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हो जाएगा थीटा प्लस फाई आर माइनस 90। एंगल ए ओ डी आ गया है, थीटा प्लस फाई आर माइनस 90। अब एंगल ए ओ डी क्या है? इस ट्रायंगल से अगर हम देखें एंगल ए ओ डी अगर देखें तो ये हमको ये साइड मालूम है वी आर है, और ये साइड मालूम है आई आर इंटू जेड बाई 2 है। तो यहाँ से हम साइन के टर्म में देख सकते हैं कि साइन ए ओ डी जो होगा ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर ये है आई आर जेड बाई 2 अपॉन हाइपोटेनस है वी आर, तो ये वैल्यू हो गई आई आर इंटू जेड अपॉन 2 वी आर साइन ए ओ डी। तो एंगल ए ओ डी की वैल्यू अगर हम निकालें तो ए ओ डी जो हो जाएगा साइन इनवर्स आई आर जेड बाई 2 वी आर। तो यहाँ से इसको अगर हम इक्वेट कर दें इसको, तो ये साइन इनवर्स आई आर इंटू जेड बाई 2 वी आर विल बी इक्वल टू थीटा प्लस फाई आर माइनस 90। इस इक्वेशन से ये यहाँ पर ये आ जाएगा। अब हमें यहाँ फाई आर निकालना है, तो यहाँ से ईज़िली आप इक्वेट कर सकते हैं कि फाई आर की वैल्यू हो जाएगी दिस 90 इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 90 माइनस थीटा माइनस प्लस साइन इनवर्स आई आर इंटू जेड बाई 2 वी आर, इधर प्लस में रहेगा। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई। तो ये एक एग्जैक्ट फाई आर की कैलकुलेशन है जो कि इसी के नियर अबाउट। ये फाई आर जो वोल्टेज रेगुलेशन हमने यहाँ से निकाला था एंगल, दैट फॉर द जीरो वोल्टेज रेगुलेशन पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये एक अप्रॉक्सीमेट कंडीशन है। अप्रॉक्सीमेट कंडीशन क्यों है? क्योंकि ये जो हमने ये टर्म ये इक्वेशन निकाली थी ये अप्रॉक्सीमेट करके निकाली थी। हमने हायर ऑर्डर बाइनोमियल एक्सपेंशन में हायर ऑर्डर टर्म को इग्नोर किया था, तब ये जो इक्वेशन थी वी एस की इक्वेशन वो इस
लोअर ऑर्डर टर्म में कन्वर्ट हो गई थी, यानी हमने इसके जो हायर ऑर्डर टर्म थे जिनकी वैल्यू सिग्निफिकेंट नहीं होनी थी उसको हमने इग्नोर कर दिया था। तो ये जो एक अप्रॉक्सीमेट इक्वेशन थी उसके बेसिस पर जो कंडीशन निकाली गई है वो भी एक अप्रॉक्सीमेट कंडीशन आई कि फाई की वैल्यू, अगर एग्जैक्ट कंडीशन हम निकालना चाहें तो हम फेजर डायग्राम की हेल्प से हम एग्जैक्ट कंडीशन निकाल सकते हैं जो कि ये आई है। तो एग्जैक्ट कंडीशन में इट इज़ π/2 माइनस थीटा प्लस साइन इनवर्स IR इंटू Z/2VR। तो ये एक एग्जैक्ट कंडीशन हो गई आपकी और ये अप्रॉक्सीमेट कंडीशन हो गई। इसमें ये टर्म है जो कि अगर हम इससे निकालेंगे तो वो भी इंक्लूड हो जाता है।